अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड वार टू में सिर्फ एक दिन में 30 लाख जानें ली गई और कई बड़े बड़े शहर तबाह व बर्बाद हो गए पूरी तरह से। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। वर्ल्ड वार टू इंसानी तारीख की सबसे खूंखार जंग रही है। वर्ल्ड वार टू के छोटे मोटे किस्से तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में वर्ल्ड वार टू को गहराई से समझते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था, और इस वार से पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये वार हुई क्यों। बात कुछ इस तरह है कि सन 1919 में जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई, एक मुआहदा तय पाया गया, ट्रीटी ऑफ पीस। इस मुआहदे के आर्टिकल 231 में लिखा हुआ था कि इस वर्ल्ड वार वन से जितना भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी है। इस आर्टिकल 231 के लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि वार जिन भी मुल्कों में हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की ही है। असल में बात ये थी कि फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि वो अपने सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से करे और जर्मनी इस वार को हारने का जुर्माना अदा करे। इस मुआहदे के तहत जर्मनी को 33 बिलियन डॉलर का फाइन भरने का बोला गया, और ये आज के पैसों में 270 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जर्मनी ने 2010 में इस फाइन की लास्ट इंस्टॉलमेंट अदा की। ये इतना सारा पैसा बनता है कि 91 साल लग गए जर्मनी को इस फाइन को अदा करते करते। इस फाइन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सन 1921 में की जाती है। इसके फ़ौरन बाद ही जर्मनी में महंगाई की शरह बढ़ जाती है। इस वक्त जर्मनी की करेंसी थी जर्मन मार्क, और ये करेंसी इतनी तेज़ी से नीचे गिरती है कि बेरोज़गारी बढ़ जाती है। इन हालातों में एंट्री होती है एडलफ हिटलर की, एक ऐसा सियासी लीडर जो अपनी बातों के जाल से लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। हिटलर अपनी नाज़ी पार्टी के जरिए लोगों में झूठी अफवाहें फैलाता है। ये जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, जर्मनी की जो एम्बैरसमेंट सहनी पड़ रही है, ये मुल्क में छुपे हुए अंदरूनी दुश्मन यहूदियत और कौम परस्ती की वजह से हुई है। अगले 10 सालों में अवाम को भड़काया जाता है, मीडिया खरीदी जाती है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाती है कि लोग सड़कों पे निकल आते हैं, कुछ लोग बेघर होते हैं और बच्चे भूख से मरते हैं। नतीजा ये कि सन 1933 में हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर होने का ऐलान करता है। फुल कंट्रोल हासिल करने के बाद हिटलर निकलता है अपना सपना पूरा करने। सन 1935 में दुनिया को पता चलता है कि जर्मन के पास अपनी एक एयरफोर्स भी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जर्मन या किसी भी मुल्क के पास अपनी एयरफोर्स या फौज हो सकती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ पीस में लिखा गया था कि जर्मन अपनी फ़ौज नहीं बना सकते, जर्मन के पास कोई फ़ौज नहीं हो सकती। इस टाइम पे ओपनली ट्रीटी ऑफ पीस को हिटलर चैलेंज कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन में कुछ लोगों को लगता था कि ये जर्मन के साथ नाइंसाफ़ी है। एक तो वो बहुत बड़ा फ़ाइन हमें अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपनी फ़ौज भी नहीं बना सकते, ये तो बहुत गलत बात है। इस बात को लेकर सन 1935 में एक मुआहदा तय पाया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि जर्मन अपनी फ़ौज बना सकते हैं, अपनी मिलिट्राइजेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जर्मन यही करते हैं। जर्मन की बढ़ती हुई मिलिट्राइजेशन को देख के फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने बॉर्डर लाइन पे 450 किलोमीटर के एरिया तक एक भारी नफरी तैनात करता है, और इस बॉर्डर लाइन को नाम दिया जाता है दी मैग्नेट लाइन। सन 1938 में हिटलर को लगता है कि अब मेरी फौज तैयार है, अब दुनिया को जीता जाए। वर्ल्ड वार वन में जो इलाके जर्मनी से अलग हो गए थे, उनको वापस लिया जाए। सबसे पहले हिटलर की नज़र जाती है अपने हमसाये मुल्क ऑस्ट्रिया पर। जंग किए बगैर बहुत आसानी से इस मुल्क के ऊपर वो कब्जा करता है। हिटलर अपनी नाज़ी पार्टी के ज़रिए ऑस्ट्रिया में झूठी हवाएं फैलाता है, प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी फौजें अपने साथ ऑस्ट्रिया ले जाता है। ऑस्ट्रेलियन सरकार नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो, और वो हिटलर के आगे सरेंडर करती है। बिना किसी खून खराबे के हिटलर ऑस्ट्रिया पर कब्जा करता है। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर की नज़र जाती है अगले मुल्क पर, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का एक शहर था सुडेटुडलैंड। इसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग जर्मन थे। हिटलर का कहना था कि इसमें ज़्यादा जर्मन रहते हैं, ये इलाका हमारा होना चाहिए। यहाँ पे एंट्री होती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवल चेम्बरलैन की। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में एक और वार हो, जो हिटलर मांग रहा है उसको दे देते हैं तो वो खामोश बैठा रहेगा। सन 1938 में एक मुआहदा तय पाता है, जिसमें लिखा जाता है कि चेकोस्लोवाकिया का ये शहर सुडेटुडलैंड जर्मन को दिया जाता है, लेकिन इसके बदले कोई वार नहीं होगी।
which has now been achieved is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. एक साल भी पूरा नहीं होता और हिटलर इस मुआहदे को तोड़ देता है और अपनी फौजें चेकोस्लोवाकिया में लेके घुस जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई के बाद बड़ी आसानी से वो इस मुल्क के ऊपर कब्जा करता है। अब हिटलर की नज़र पड़ती है पोलैंड पे। हिटलर का प्लान है कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से पोलैंड के ऊपर हमला किया जाए। यूके और फ्रांस को लगता है कि हिटलर अब हद पार कर रहा है, अगर अब यहाँ पे उसको रोका ना गया तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। बरतानिया हिटलर को कहता है कि अगर तुमने पोलैंड पे हमला किया तो हम वार डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन हिटलर इस वार्निंग को इग्नोर करके पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं। ये सारे मुल्क जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जर्मनी कोई नहीं आता। हिटलर की फौज के आगे पोलैंड की फौज घुटने टेक देती है और सिर्फ एक हफ्ते में पोलैंड को फतह किया जाता है। 8 सितंबर सन 1939 को जर्मनी पूरी तरह से पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है। हिटलर की फौज जिस मुल्क पे भी हमला करती, बड़ी प्लानिंग के साथ हमला करती। हिटलर की फौज इतनी तेजी से दुश्मन पर हमला करती अपनी टैंकों और एयरफोर्स के जरिए कि आगे वाले को मौका ही नहीं मिलता पलट के वार करने का। हर लड़ाई में हिटलर का यही प्लान होता कि कम से कम वक्त में छोटी से छोटी जंग लड़ के मुल्क को फतह किया जाए। हिटलर अपनी फौज को परवटीन नामी ड्रग भी दिया करता था, जिसे आज के दौर में हम क्रिस्टल मेथ के नाम से भी जानते हैं। इस ड्रग को लेने से आपकी नींद खत्म हो जाती है, दर्द का एहसास कम होता है और भूख प्यास भी कम हो जाती है। जहां दूसरी फौजें रात को सोकर अपना टाइम बर्बाद करती, हिटलर की फौज बिना थके दिन रात 1 महीने का काम 1 हफ्ते में कर लेती। यही वजह थी कि हिटलर की फौज ने सिर्फ 1 हफ्ते में पोलैंड पर कब्जा किया। पोलैंड को फतह करने के बाद पोलैंड का आधा हिस्सा जर्मनी नाज़ी के पास जाता है और आधा हिस्सा सोवियत यूनियन के पास जाता है। कहने को तो सोवियत यूनियन हिटलर का दोस्त है, लेकिन सोवियत यूनियन हिटलर के ऊपर एतबार नहीं करता। सोवियत यूनियन को लगता है कि हिटलर का अगला टारगेट फिनलैंड है, अगर वो फिनलैंड में घुस आया तो वो हमारा मुल्क भी नहीं छोड़ेगा। हिटलर के ऊपर किसी भी तरह से एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए सोवियत यूनियन फिनलैंड के ऊपर हमला कर देता है। 2 माह तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन सोवियत यूनियन फिनलैंड को नहीं हरा पाता, जिसके बाद एक मुआहदा तय पाया जाता है जिसमें फिनलैंड अपने मुल्क की 11% ज़मीन सोवियत यूनियन को दे देता है। असल में हिटलर की नज़र फिनलैंड पे नहीं थी, नॉर्वे और डेनमार्क पे थी। 9 अप्रैल सन 1940 को हिटलर नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला करता है अपनी एयरफोर्स के ज़रिए। ये मुल्क इतने छोटे हैं, कहाँ से हिटलर की इतनी बड़ी आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। ये लड़ाई भी ज़्यादा देर नहीं चलती, यहाँ पे भी हिटलर ये लड़ाई जीत जाता है। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर नेवल चेम्बरलैन अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपने आसपास के मुल्कों को नहीं बचा सका, इसलिए वो अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। I sought an audience of the king this evening and tendered to him my resignation, which His Majesty has been pleased to accept. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague Mr. Winston Churchill the task of forming a new administration on a national basis. And in this task I have no doubt he will be successful. ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अब दी जाती है विंस्टन चर्चिल को। इस वक्त हिटलर के पास इतनी बड़ी फौज है कि वो 10 मई सन 1940 को 4 मुल्कों पर एक साथ हमला करता है, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड भी शामिल है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि फ्रांस ने अपनी बॉर्डर लाइन पे एक मैग्नेट लाइन बनाई है। फ्रांस अपनी फौजें इस मैग्नेट लाइन के पास तैनात करता है। बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बॉर्डर पे भी इनकी फौजें खड़ी हैं अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। हिटलर अपनी एयरफोर्स के जरिए इन मुल्कों पर हमला शुरू कर देता है और ज़मीनी फौज को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर देता है, ग्रुप ए, बी और सी।
ग्रुप बी का ये काम था कि वो नीदरलैंड से हमला करे, नीदरलैंड को जीत के बेल्जियम की लीड फोर्स के साथ जाके लड़े। और ग्रुप सी का ये काम था कि वो फ्रांस की मैग्नेट लाइन से फ्रांस के ऊपर हमला करे। और ग्रुप ए का जो काम था वो हिटलर का मास्टर प्लान था। फ्रांस की मैग्नेट लाइन के साथ एक बहुत बड़ा जंगल था, आर्डिनेंस फॉरेस्ट। फ्रांस की मिलिटराइजेशन को लगता था कि इस जंगल को पार करना नामुमकिन है, हिटलर की फौज इस जंगल से हमला नहीं करेगी। लेकिन हिटलर की आर्मी इस जंगल से घुसती है और पूरे एरिया को कैप्चर कर लेती है। इसके बाद वो बेल्जियम की तरफ बढ़ती है, जहां फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर हिटलर की आर्मी ग्रुप बी से लड़ रहे होते हैं, जो कि नीदरलैंड से होते हुए बेल्जियम की सरहद तक पहुंचे थे। और फिर ग्रुप ए फ्रांस से होता हुआ बेल्जियम की सरहद तक पहुंचता है। अब हिटलर के ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में फ्रेंच और ब्रिटिश के सोल्जर होते हैं और इनके पास भागने का सिर्फ एक रास्ता है, डंकर बीच की तरफ से। और ये सोल्जर यही प्लान करते हैं कि डंकर बीच की तरफ भागा जाए। अब इस बीच पे फंसे हैं 4 लाख सोल्जर। अगर इन सोल्जर को टाइम से नहीं बचाया गया तो फ्रांस और ब्रिटेन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि ये अपने मुल्कों से भी हाथ धो बैठें। लेकिन बरतानिया इन सोल्जर को अपनी एयरफोर्स के जरिए कवर देता है और इस बीच के ऊपर बहुत लड़ाई होती है। 4 जून सन 1940 को इन 4 लाख सोल्जर में से 3.5 लाख सोल्जर को बचा लिया जाता है। कुछ दिन के बाद ही 22 जुलाई सन 1940 को फ्रांस जर्मनी के आगे सरेंडर कर देता है। दोस्तों, जुलाई 1940 तक हिटलर पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेता है। बचे हैं सिर्फ 3 मुल्क, ब्रिटेन, जर्मनी और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का पहले से ही जर्मनी के साथ अमन मुआहदा हुआ होता है, इसलिए हिटलर को इस बात का डर नहीं कि सोवियत यूनियन जंग में शामिल होगा। अब बचा है सिर्फ एक मुल्क, ब्रिटेन। पूरे यूरोप पे कब्जा करने के बाद सिर्फ एक मुल्क बचा हुआ है, ब्रिटेन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने इस जंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया। वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद अमेरिका ने अपने हाथ खड़े किए और कहा कि एशिया और यूरोप में कुछ भी होता रहे, किसी की भी लड़ाई हो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। लेकिन बाद में अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बना। क्यों बना और कैसे बना? एक तरफ हिटलर की जर्मन आर्मी जिसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया, अब बचा है सिर्फ एक मुल्क, ब्रिटेन। क्या हिटलर की इतनी बड़ी आर्मी का सामना कर पाएगा ब्रिटेन? क्या हिटलर की इतनी बड़ी आर्मी को हरा पाएगा ब्रिटेन? जानिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।